हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और इस साल एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ सुपर 30 सीरीज जनरल साइंस की, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की कर रहे हो, चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी की या और अदर डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अभी एक्चुअली टीए पीआईबी का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस की एक बहुत बड़ी वेटेज होती है। जनरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जनरल साइंस से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें फिजिक्स से भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है, बायोलॉजी से भी आ सकता है, और जो जनरल साइंस होती है आपकी, उससे भी आ सकता है। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, सभी पोर्शन से इक्वल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन ये कह नहीं सकते कि भाई कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस क्या आइडिया है। कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। पर फिर भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, उनसे उन उन क्वेश्चंस को देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस पूछने वाला है। ठीक है, वो बेसिक से बेसिक भी पूछ सकता है और हार्ड से हार्ड भी पूछ सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस होती क्या है? देखिए, आपको पता है अक्रिय गैस जिसे कहते हैं, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है नीचे, देखिए, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन या हीलियम। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, ग्रुप 18 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं आपके हीलियम आता है, वेट अ मिनट, उसमें आपका कौन आता है? हीलियम आती है, नियॉन आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टॉन भी आती है, जिनॉन आता है, और लास्ट में आता है एंड रेडॉन आता है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये आपकी अक्रिय गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस क्यों होती है? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए, नियॉन भी नोबल है, आर्गन भी नोबल है, हीलियम भी नोबल है, तो कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड जो होता है, देखिए, गोल्ड का जो लैटिन नेम है, गोल्ड को लैटिन में क्या कहते हैं? ठीक है, गोल्ड जो होता है उसको लैटिन में कहा जाता है ऑरम। क्या कहा जाता है? ऑरम। और आईयूपीएसी ने लैटिन नेम से ही सिंबल निकाला है एयू। तो एयू सिंबल किसका है बेटा? गोल्ड के लिए है। एजी सिल्वर का है, एफई आयरन का है, पीबी आपका इसका होता है, लेड का होता है। ठीक है, प्लम्बम कहते हैं इसे, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रिप्रोड्यूसेस इंसुलिन? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? तो एकदम बेसिक 10वीं क्लास का क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। पर कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बीच में जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत से बहुत बेसिक लग सकता है आपको, पर आप कई स्टूडेंट्स बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ पर पूछा है इंसुलिन कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, इंसुलिन कौन उत्पन्न करता है? तो इंसुलिन उत्पन्न करता है हमारा पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियास जो एब्डोमेन में, जो कि एब्डोमेन में स्टोमक के पीछे होता है, हमारे जो स्टोमक है उसके पीछे ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, पैनक्रियास जैसे अपन कहते हैं, जो कि आपका पैनक्रियाटिक जूसेस और आपका इंसुलिन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर क्या होता है? देखिए, एक लाइट ईयर जो होता है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक लाइट ईयर जो होता है वो लगभग 9.4 इंटू 10 की पावर 12, लगभग 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 9.4 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये इकाई है दूरियों को नापने के लिए, खगोलीय दूरियों को नापने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो
इकाई यूज की जाती है, डिस्टेंस यूज की जाती है, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लाइट कितनी स्पीड से चलती है? 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मिलियन जो मीटर 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर की दूरी तय कर लेती है। जो लगभग 300 मिलियन के बराबर है। तो किसके बराबर है? लगभग 300 मिलियन के बराबर है। यानी 1 सेकंड में लाइट 300 मिलियन दूरी तय कर लेती है। तो लाइट 1 साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसे कहा जाता है लाइट ईयर कहा जाता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं यूनिवर्स में, उनको हम लाइट ईयर से ही मेज़र करते हैं, जो कि 9.5 या 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है? द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आंख बंद करके आंसर लगा बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे, क्योंकि उनके अंदर आपका कौन होता है? उनके अंदर स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बनाने का, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के द्वारा प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, जो लगभग ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये आते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो कि आपके प्रोड्यूसर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, तो मैमल क्या होते हैं बेटा? जो मैमल होते हैं वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स को, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स को हम मैमल कहते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके शरीर में बाल हो, हेयर हो, फर हो, और जिनकी मादाएं दूध उत्पन्न करती हों, जिनकी मादाएं दूध उत्पन्न करती हों, मिल्क प्रोड्यूस करती हों, अपने बच्चों को दूध पिलाती हों, ऐसे वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स को हम मैमल्स कहते हैं। तो ये काम बेटा व्हेल करती है, डॉल्फिन भी करती है, बैट भी, चमगादड़ भी करता है। ठीक है, चमगादड़ उड़ने वाला मैमल है, एक तरह से अपन कह सकते हैं, पर ईगल मैमल नहीं है। ईगल आपकी बर्ड है, मैमल नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट अ मैमल। ईगल आपका जो है मैमल नहीं आता, बाज जो है आपका मैमल में नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो ये हमारे कान के अंदर ही होगी। कान के अंदर तीन मिडल ईयर होता है। देखो, कान के अंदर, हमारे ईयर के अंदर क्या होता है? एक मिडल ईयर होता है। क्या होता है? मध्य कान, मिडल ईयर। मिडल ईयर में बेटा तीन तरह की बोन्स होती है, तीन तरह की बोन्स होती है। ठीक है, इनका नाम क्या है? मेलस, मेलियस जिसे कहते हैं, जिसे हैमर कहा जाता है। आपकी इनकस, मेलस, इनकस, और लास्ट होती है स्टेप्स। तो स्टेप्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीन तरह की आपकी बोन्स होती हैं। मेलस, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये तीन स्टेप्स को स्टिरप भी कहा जाता है, इनकस को एनविल भी कहते हैं, और मेलियस को हैमर भी कहते हैं। तो यहाँ सब जो सबसे छोटी होती है बेटा, वो आपकी स्टेप्स होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टिरप कहते हैं। ठीक है, स्टेप्स। ठीक है, तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स में स्टेप सबसे छोटी होती है, और ये पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, स्टेप्स। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो मार्स, मार्स इज द करेक्ट आंसर। मार्स में आयरन ऑक्साइड है, उसकी जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है भाई? आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण उसकी मिट्टी का कलर लाल नजर आता है। मंगल ग्रह लाल होता है। विच गैस इज मोस्ट प्रॉपरली नोन एज द लाफिंग गैस? तो देखो भाई, N2O, N2O जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, वो लाफिंग गैस होती है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो लाफिंग गैस को सूंघ के हंसते रहते हैं। ठीक है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, आपकी N2O।
पर हम ये काम नहीं करने वाले अभी, ठीक है? ओके, 10th है आपका, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो भाई थॉमस एडिसन ने तो बल्ब का किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का ही किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसके लिए फेमस है? टेलीफोन के लिए। निकोला टेस्ला आपकी एसी करंट के लिए। ये अल्टरनेटिंग करंट जो था, अल्टरनेटिंग करंट की जो इन्वेंशन की थी वो निकोला टेस्ला ने ही की थी, ठीक है? और बहुत सारी इन्वेंशंस इन्होंने की थी, ठीक है? मार्कोनी जी जो थे वो रेडियो के आविष्कारक थे, ठीक है? तो निकोला टेस्ला एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी नहीं थी भाई, अल्टरनेटिंग करंट। आज जो बिजली चल रही है हमारे घरों में, जो दौड़ रही है, वो निकोला टेस्ला के दिमाग की उपज थी। निकोला टेस्ला एक बहुत ही जीनियस माइंडेड आदमी था भाई। उसने अल्टरनेटिंग करंट और बहुत सारी उसने मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे और इलेक्ट्रिसिटी पे उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। थॉमस एडिसन बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ओके। सो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है ये क्वेश्चन। बी ऑप्शन। हाँ, हिंदी में डी नहीं दिया क्या भाई? मार्कोनी है भाई, हिंदी में भी लिख दिया करो भाई, ठीक है? हिंदी में कौन है अपना? मार्कोनी। कोनी मारो भाई, मार्कोनी, ठीक है? रेडियो के आविष्कारक। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? तो सिल्वर के लिए बेटा अर्जेंटम। क्या होता है इसका नाम? लैटिन नेम है इसका अर्जेंटम। और आईयूपीएसी ने इसको लैटिन नेम में एजी लिख दिया, ठीक है? एयू मैंने बता दिया ऑरम, एस और सल्फर और एसआई सिलिकॉन के लिए, ठीक है? चांदी का रासायनिक प्रतीक अर्जेंटम एजी। द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना बेटा, उसमें कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के जोड़े में, 23 के जोड़े में होते हैं, ठीक है? 23 के जोड़े में होते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े होते हैं ना, जिनमें जो 22 जोड़े हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है? 22 जोड़े जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं आपके। दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स इन्हें इसलिए कहते हैं कि एक जैसे होते हैं 22 के 22। एंड जो नेक्स्ट जो अगला पेयर होता है वो एक जो सिंगल पेयर, 23rd पेयर जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है, 23rd पेयर जो होता है, ये आपका सेक्स निर्धारण करता है। सेक्स क्रोमोसोम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है 23rd में। और ये हमारी मादाओं में दो तरह का होता है, एक्स और वाई। फीमेल्स में ये दो तरह का होता है, एक्स एंड वाई, ठीक है? फीमेल्स में। और जो हमारे मेल बंधु हैं, हमारे नर जो हैं, इनमें ओनली, ओ मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी। हमारे जो मेल बंधु हैं, हमारे जो मेल बंधु हैं, यानी कि जो हमारे भाई लोग हैं, भाई लोगों के पास एक्स और वाई होता है। गलती को क्षमा करना, भाई लोगों के पास एक्स और वाई होता है, ठीक है? और जो हमारी बहनें हैं, माताएं और बहनें हैं, जो हमारी फीमेल बंधु हैं, इनके पास, बहनें हैं मतलब, इनके पास जो 23rd पेयर होता है वो एक्स और एक्स का ही होता है बस, ठीक है? तो लिंग निर्धारण का जो क्रोमोसोम है वो मेल के पास होता है, एक्स और वाई। एक्स, मादा का एक्स नर के एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड होता है, एंड एक्स और वाई मिलने पर बॉय चाइल्ड होता है, ठीक है? तो ये जो लिंग निर्धारण का जो सारा खेल है वो हमारे नरबंधु के पास रहता है, ठीक है? तो कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 के पेयर्स, 22 ऑटोसोम्स कहलाते हैं। 23rd आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो 23 के जोड़ों पर ये मिलते हैं। 23 इज द राइट आंसर, 23 जोड़े, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर बेटा ओ पॉजिटिव ही होता है, ओ नेगेटिव ही होता है, ठीक है? ओ नेगेटिव वाला जो बंदा होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, बट जबकि जो ओ पॉजिटिव वाला होता है ये सिर्फ ए प्लस को दे सकता है, बी प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस को भी दे सकता है, और ओ प्लस को तो दे ही सकता है। ये प्लस वालों को सबको दे सकता है। और जो ओ नेगेटिव होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, ठीक है? निम्नलिखित में से तो हो गया ये ओ नेगेटिव आपका, ओ ऋणात्मक, ओ नेगेटिव। हु
प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है जो बताती है कि नई स्पीशीज का उद्गम कैसे हुआ, ये हमारी चार्ल्स डार्विन की जो थी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन थे जिनको फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दी थी चार्ल्स डार्विन को, ठीक है। विकास का सिद्धांत, खुद परिवर्तन विकास का सिद्धांत जो दिया था वो हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर जो होती है आपकी P इज इक्वल्स टू वी आई। वी होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी जो यूनिट होती है आपकी वॉट होती है। और जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, जो पावर का जनरल फॉर्मूला है वो वर्क अपॉन में टाइम होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। इसे वॉट कहा जाता है, जेम्स वॉट के नाम पर इसे वॉट कहा जाता है। तो पावर आपकी वॉट है। जूल आपकी कार्य की होती है, वर्क की होती है। जूल किसकी होती है बेटा, वर्क की। एम्पियर करंट की होती है। न्यूटन आपकी फोर्स की होती है। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की होती है। जो शक्ति की इकाई सिर्फ आपकी, सॉरी जूल नहीं, वॉट है, ठीक है। विटामिन, विच विटामिन इज कॉल्ड आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो विटामिन सी जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन सी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट और बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये दोबारा से आ गई क्या भाई, पहले भी तो शक्ति थी। अच्छा पहले केवल शक्ति आई थी और अभी इलेक्ट्रिकल शक्ति आ गई, तो भाई दोनों की इकाई सेम होती है। P इज इक्वल्स टू वी आई, ये मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही बताया था फॉर्मूला, ठीक है। वैसे जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका कार्य बटा समय होता है, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। या कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर एंड कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। और कार्य करने की क्षमता प्रति इकाई समय में उसे अपन शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इकाई समय में, एक सेकंड टाइम में कितना उसने कार्य किया, वो आपकी शक्ति कहलाती है। What is the phenomenon that causes the apparent change in frequency or pitch of a sound due to relative motion between the source and observer? हिंदी में भी देख लीजिए। किस किस प्रक्रिया से आवाज की अपार संख्या या ध्वनि में बदलाव होता है जो स्रोत और प्रेक्षक के बीच संबद्ध गति के कारण होता है। यानी कि देखो कौन सा फिनोमेनन है जो एपरेंट चेंज करता है फ्रीक्वेंसी और पिच में, जो रिलेटिव मोशन में। जैसे मान लो भाई ये स्पीकर है आपका, ये क्या है बेटा, आपका स्पीकर है, ये बज रहा है, ठीक है। और इसके नजदीक कोई कार आ रही है, कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है, मेरा जो बन रहा है वो बना देता हूँ भाई, ठीक है। ये जो कार इसके नजदीक आ रही है, तो जैसे जैसे कार नजदीक आएगी उसको साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको तेज सुनाई देगी, ठीक है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो पास आएगा साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे वो दूर जाएगा साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर या लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो पिच और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। ये फिनोमेनन आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉपलर का प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। विच टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट सेंटर, सेंटर से थिक और थिनर एट एजेस। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है भाई। तो ये कौन सा होता है आपका, उत्तल लेंस होता है 10वीं क्लास का। ये कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका जो किनारों से मोटा और बीच से पतला, ये आपका होता है कॉनकेव, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। लेंस इज थिकर एट सेंटर, सेंटर से थिक है, देखो सेंटर से थिक है ये, और एजेस से पतला है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। केंद्र में मोटा है और किनारों पर पतला है, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू कॉन्सिक्वेंट कलर्स इज कॉल्ड। देखो प्रिज्म जो होता है आपका, प्रिज्म जो होता है, सफेद प्रकाश जब उस पे आता है तो सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। सफेद प्रकाश को वो 7 रंगों में विभाजित कर देता है। ये जो फिनोमेनन है आपका 7 रंगों में विभाजित होने का जो फिनोमेनन है, 7 रंगों में विभाजित होने का
जो फिनोमिनॉन है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, जितने कलर आ रहे हैं विबग्योर होता है, वैसे इसका था विबग्योर। ऑरेंज इसके बाद आएगा, ठीक है। तो 7 रंग बनते हैं टोटल कुल मिला के। विबग्योर इसका क्रम होता है, विबग्योर। विबग्योर इसका क्रम होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ठीक है। येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। रेड लास्ट में आता है, वॉयलेट लास्ट में होता है। सबसे पहले लास्ट में वॉयलेट और रेड रहते हैं, ठीक है। तो विबग्योर 7 रंग बनते हैं। तो ये सतरंगी जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसे रेनबो भी कहते हो आप लोग, ठीक है। और सतरंगी जो ये जो कलर पैटर्न बना है, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो आप आंखों से नजर आता है। ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते, पर जो ये सफेद प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण से यानी डिस्पर्जन से जो हमें 7 रंग नजर आते हैं, ये स्पेक्ट्रम जो बनता है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो विबग्योर होता है। तो ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डी ऑप्शन करेक्ट। विस्तारण नहीं है यहाँ पर, विक्षेपण कहा जाता है इसे। जो सही इसका वर्ड है ना, वो विक्षेपण है। वो क्या है भाई, विक्षेपण है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? सन का जो सबसे नजदीक है हमारे बुध ग्रह मरकरी, ठीक है। और मरकरी के लिए सबसे नजदीक है, और ये 88 डेज में, 88 अर्थ डेज में, 88 अर्थ डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेता है पूरा। हमें हमें कितने लगते हैं? हमें लगभग 365 दिन लग जाते हैं, लगभग 365 दिन लग जाते हैं। पर इसको ये 88 डेज ही लग जाएंगे, इसको सिर्फ 88 डेज चाहिए होते हैं, लगभग 3 महीने के बराबर। तो लगभग 3 महीनों में इसका 1 साल पूरा हो जाता है मरकरी का, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। पास है ना, सूर्य से जितना पास होगा तो उतना तेज घूमता है ये। विच सेलेस्टियल बॉडी, तो बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल कॉजिंग टाइड्स। ज्वार भाटों के लिए कौन सा जो अपना हमारा जो ज्वार भाटे जो आते हैं हमारे, वो किस के कारण आते हैं? ऐसी कौन सी खगोलीय पिंड है, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी उसके कारण आते हैं? तो वो हमारा मून है, चंद्रमा है, चंद्रदेव है, मून है हमारे, ठीक है। वो हमारे टाइड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वैसे सूर्य भी है थोड़ा बहुत, पर सबसे ज्यादा टाइड्स हमारे मून के कारण आते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह हमारे गुरु जी हैं, हमारे जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति देव, ठीक है। सेकंड नंबर पर शनि देव आते हैं, सैटर्न, ठीक है। पृथ्वी माता अभी बहुत पीछे हैं, नेपच्यून, वरुण, वो भी आकार में बड़े हैं, ठीक है। विच फिनोमिनॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? तो रेनबो के लिए देखो, रेनबो दो फिनोमिनॉन के कारण होता है। रेनबो क्यों बनता है? एक तो होता है रिफ्रैक्शन, एक तो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्लस डिस्पर्जन, लाइट का डिस्पर्जन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये दो फिनोमिनॉन है। तो यहाँ सिर्फ रिफ्रैक्शन दे रखा है, तो रिफ्रैक्शन यानी जो आपका रिफ्रैक्शन जो है आपका, यानी कि इसे अपन क्या कहेंगे सॉरी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपनी लाइट जो होती है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनन है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन को विकिरण लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत है। यहाँ आप इसे अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन सही वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। लाइट जब एक पाथ से दूसरे पाथ में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है, तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। इस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का, ठीक है। व्हाट इज लाइट ईयर, हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, वही कहलाती है, जो 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। 26वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर?
तो करंट कैरिंग वायर के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है एक तार के द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में सही है, ठीक है? तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वायर। देखो किसी भी वायर पे करंट, जब ये वायर है अगर इस पे करंट दौड़ता है तो ऑरेस्टेड भाई साहब के अनुसार, वैज्ञानिक ऑरेस्टेड के अनुसार इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि सर्कुलर शेप में होता है और इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से अपन निकालते हैं तो ये इस तरह से आती है, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल से अपन निकालते हैं अंगूठे को, अंगूठा जो हमारा अंगूठा है उसको करंट की दिशा में रखो, उसको करंट की दिशा में रखो। 1 2 3 4 5 ही बनी है ना, ठीक है। एक नीचे छोटी सी बन गई भाई, इस पे कंफ्यूजन मत हो जाना। 4 बस खत्म, ठीक है। तो अंगूठे को, ये हमारा जो थंब है ना, थंब को उंगली की ये करंट की दिशा में रखो। तो हमारे जो फिंगर्स हैं, जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, जो हमारी अंगुलियां जो मुड़ी हुई हैं, वो हमारा सर्कुलर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चक्रीय चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है इसके चारों तरफ। तो ये ध्यान रखना, इसमें जब भी करंट दौड़ेगा किसी भी तार में तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अराउंड द वायर। ये बिल्कुल सही है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि सर्कुलर शेप का होगा, जो कि सर्कुलर शेप का होगा, ठीक है। 27 व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है बेटा वो टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। एक टेस्ला जो होता है आपका वो 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। गाउस आपकी सीजीएस यूनिट है, टेस्ला टेस्ला ऐसा यूनिट है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बी, उसका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स याद रख जानते होंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। ये किसी वायर के कारण होता है, ठीक है। कोई भी वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये पी पॉइंट है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको अपन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई यहाँ पर करंट है, आई ये जो करंट दौड़ रहा है वो है, डी डिस्टेंस है, और म्यू नॉट आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। ये फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं। तो टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा 27 का, ओके, टेस्ला। What happens to the strength of the magnetic field around a current carrying wire when the current is increased? जब विद्युत धारा को बढ़ा दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का क्या होता है? तो देखो ऑलवेज जब आप इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इसका आंसर है। जितना ज़्यादा आप करंट बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 29। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद द डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर? अब जो डिस्टेंस के साथ अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एक वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितना आप पास रहोगे उतना आपको तेज मैग्नेटिक फील्ड अनुभव होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो आपको कम फील होती हुई नजर आएगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, ठीक, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति दूरी के साथ साथ कम होती जाती है, ओके। व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग लूप व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड? अब करंट की डायरेक्शन में देखो, एक वायर है, उस पर मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं कैसे बनाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा सर्कुलर, वो ऐसे बनेगा, ठीक है।
यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। अंदर जाने के लिए क्रॉस और बाहर जाने के लिए डॉट। तो राइट साइड से अंदर जा रहा है और लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है। पर जैसे-जैसे मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूँ, अब करंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ से उल्टा हो गया देखो। अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब कि यहाँ आ जाएगा डॉट और यहाँ आ जाएगा क्रॉस। ठीक है? तो जैसे-जैसे जैसे ही करंट अपनी दिशा को बदलता है, करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी हो जाती है यदि हम धारा प्रवाहित लूपों को उलट देते हैं। धारा को अगर उलट देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, उलट जाती है। ठीक है? तो ये थे 30 क्वेश्चंस आज हमारे सीरीज नंबर 1 सुपर 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हो उसमें बेसिक लेवल से लेकर आपके डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इस सीरीज में सभी क्वेश्चंस को समायोजित करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आई होगी और आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर ऐसी सीरीज़ आपको और भी देखनी है, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, ठीक है? तो जल्द से जल्द इस सीरीज़ को आप देखिए, पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है चैनल को, ठीक है? वीडियो आने में अब टाइम नहीं लगेगा, पार्ट 2 आने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा और मुझे वीडियो तो अपलोड करना ही है वैसे भी पार्ट 2 इसका। तो प्लीज़ इसको औरों के साथ भी शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।